हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र के शर्मा केस में दिए हुए एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बच्चों देखिए, शर्मा केस में तो आपका आंसर तो दिया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सारे प्रश्नों को समझाएंगे आपको और साथ ही साथ उसका आंसर भी बताएंगे। और इसका पीडीएफ आपका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा बच्चों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वहां से जाकर के इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिएगा बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका जितना भी चैप्टर है, 5-6 चैप्टर है, एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग शर्मा के इसमें जितना भी दिया हुआ है डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर रखिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा था, यानी कि ज्योग्राफी जो शब्द है आपका बच्चों, जिसका मतलब भूगोल होता है, सबसे पहले किसने दिया था, किसने प्रयोग किया था बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटेरोस्थनीज ने। किसने? इटेरोस्थनीज ने इसे गढ़ा था बच्चों। ये आप लोग याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा बच्चों, इटेरोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक ना। किसे क्या कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। जबकि भूगोल का जनक, वास्तविक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे हिकेरेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकेरेटियस को कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ पे लिख देते हैं हिकेटियस को, टी यस सर, ठीक ना, इसे कहा जाता है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? तो इसके बाद प्रश्न है आपका, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। देखिए, इसे व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है इटेरोस्थनीज को, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है हिकेटियस को, तो हम लोग इटेरोस्थनीज को यहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, रेट जेल को। किसे? रेट जेल को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रेट जेल के शिष्य थे। यहाँ पे एक आपका जो भूगोलवेत्ता है बच्चों रेट जेल, तो उसका एक चेला का नाम पूछ रहा है, इनमें से कौन उसका चेला रह चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस एलन सैंपल, जो इसकी चेला थे, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ज्यादा समझने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ कथन मिलेगा बच्चों आपको, और किसने कहा, क्या कहा, किसे जगत जनक कहा जाता है और किसने कौन सा बुक लिखा, यही मिलेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा आपको समझाया जाएगा, इसमें डायरेक्ट आंसर बताते हैं हम लोग। चलते हैं, जहां समझने का रहेगा वहां पे आपको समझाया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद है एंथ्रोजियोग्राफिका किसने लिखी। तो एंथ्रोजियोग्राफी आपका है जो बच्चों, वो किसने लिखा था? तो फ्रेडरिक रेट जेल ने लिखा था। किसने? फ्रेडरिक रेट जेल ने। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, जियोग्राफिका जेनरलिसा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर, बर्नार्ड वेरेनियस। किसने? ब्राड वेरेनियस के इसके लेखक है बच्चों। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था। इसे आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे बच्चों। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और विकासवाद का सिद्धांत जिस बुक में दिया गया है बच्चों, उस बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इस बुक के लेखक कौन है बच्चों? तो चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है बच्चों, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो यह कथन किसने कहा था बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी कुमारी सैंपल ने। किसने कहा था? कुमारी सैंपल ने कहा था बच्चों। आप लोग यहां तक क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, नियतिवाद का विचारक कौन थे। नियतिवाद का विचारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कांट, हेम्बोल्ट, रिटर। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी इसके विचारक थे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है, किसने कहा मानव प्राकृतिक का दास है। तो बहुत ही आसान प्रश्न, मॉडल प्रश्न पत्र में भी ये था। अरस्तु ने कहा था बच्चों। अरस्तु कौन थे? एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, जिसे बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, ठीक ना। और ये आपका सिकंदर जो भारत पर हमला करने आया था, उसके गुरु भी थे। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो आपका संभववाद शब्द है बच्चों, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फेब्रुअरी ने। किसने किया था? फेब्रुअरी ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था बच्चों, सबसे पहले, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका, इसे छोटा कर लेते हैं, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोल विजेता ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ग्रिफिथ। किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने इसका प्रस्तुत किया था बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद है, निम्न में से कौन सी विचार का कथन है रुको और जाओ। देखिए यहाँ पे नव निश्चयवाद अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो किसका? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके देखते हैं। भौगोलिक अध्ययन की नवीन विचारधाराओं में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो पहला आंसर है प्रत्यक्षवाद, दूसरा ऑप्शन है आपका व्यवहारगत मानववादी। ये सारा आपका सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन विद्वान मानव भूगोल का से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित नहीं है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 वार्शनेट रसल। कौन हो जाएगा? वार्शनेट रसल हो जाएगा। वार्शनेट रसल थोड़ा दिक्कत हो रहा है उच्चारण में ना, कोई बात नहीं, चलेगा। थोड़ा आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है? मानव भूगोल का उपगम नहीं है बच्चों। पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय विभिन्नता, दूसरा ऑप्शन आपका है बच्चों मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, कुछ देर पहले ही इसे हमने वहां पे अपलोड कर दिया है, आप लोग वहां से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, ठीक ना। तो इस पीडीएफ पर अधिकार शर्मा गैस डिपो राशि का है बच्चों, ये हमारा पीडीएफ नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग बुक खरीद लीजिए। अगर बुक आप लोग खरीदते हैं तो मोबाइल पे आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आप वहीं से आसानी से पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन वीडियो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक ना, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद है अंग्रेकृत में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्या क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? देखिए पहला ऑप्शन है समाकलनात्मक अनुसंधान, मानव और पर्यावरण के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन, डेटा पर आश्रित प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। देखिए बच्चों आतरियों का विवरण, देखिए आतरियों का विवरण तो आपका है बच्चों, क्योंकि देखिए बहुत सारे आत्रिया हैं, उन्होंने भारत के क्षेत्र के बारे में लिखा। उसके बाद है प्राचीन मानचित्र, मानचित्र से भूगोल का ही पता चलता है, ये तो आपका राइट आंसर है। उसके बाद चंद्रमा की चट्टानों के पदार्थ के नमूने, देखिए भूगोल मतलब चट्टान, भूगोल चट्टान का अध्ययन भूगोल में ही कहते हैं ना, तो ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्राचीन महाकाव्य, तो काव्य में क्या लिखा जाएगा? भूगोल के बारे में लिखा जाएगा क्या? नहीं लिखा जाएगा ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। देखिए बच्चों उसके बाद वन लाइनर प्रश्न है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रश्न को देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक ना। और कितने बच्चे हैं भूगोल का थोड़ा कमेंट करिएगा, तभी भूगोल का नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है। कितने बच्चे हैं कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा तभी हम जानेंगे कितने बच्चे हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक ना। देखिए आदिम मानव समाज और प्रकृति के प्रबल शक्तियों के बीच अनुनयन क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निश्चयवाद कहा जाता है और नियतिवाद कहा जाता है, दोनों एक ही है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है खलडेस के अनुसार मनुष्य क्रियाकलाप पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होता है, तो किसके अनुसार होता है? तो नियतिवाद के अनुसार होता है बच्चों, यहाँ पे नीतिवाद भराएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है उसके बाद किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है? तो देखिए अभी कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग, निश्चयवाद या तो नियतिवाद, ठीक ना। तो नियतिवाद के अनुसार मनुष्य किसका? मनुष्य प्रकृति का दास है बच्चों, ठीक ना। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद है नियतिवाद के अनुसार मानव किसका है? प्राकृतिकरण होता है, मानव का प्राकृतिकरण होता है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है मानव भूगोल की उपज है, मानव भूतल की उपज है, यहाँ पे भूगोल होना चाहिए, भूगोल की उपज है, यह किसने कहा था? तो एलन चर्चिल सैंपल ने कहा था बच्चों। लड़की है क्या ये सैंपल? पता नहीं, होगा कुछ हमको की मतलब की। चलिए उसके बाद है डैश विचारधारा के अनुसार किसकी विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है और मानव ज्ञान की प्रौद्योगिकी के द्वारा उनका प्रयोग करता है? तो संभववाद किस विचारधारा? संभववाद की विचारधारा के अनुसार। देखिए सारा संभववाद से आपका प्रश्न है। उसके बाद है कि किसके अनुसार मनुष्य प्रकृति को नियंत्रित करने में सक्षम है? तो किसके अनुसार? संभववाद के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बच्चों संभववाद के अनुसार प्रकृति क्या हो जाता है? मानवीयकरण हो जाता है तथा प्राकृतिक मानव प्रयासों का छाप
पड़ने लगती है। तो मानवीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है, संभववाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति में उपलब्ध संभावनाओं के स्वामी के रूप में प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी, ठीक ना। नेक्स्ट है, मानवीय क्रिया सांस्कृतिक किसकी रचना है? भूदृश्य की रचना है। भूदृश्य यानी कि भूगोल की रचना है बच्चों, ठीक ना। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो यही आपको भरना है, भूदृश्य यहाँ पे भराएगा, ठीक ना। निश्चयवाद या रुको या करो, निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? कुछ देर पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों भी हम लोगों ने देख लिया था, ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक ना। पीडीएफ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। निम्न निश्चयवाद, नियतिवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग की क्या हो जाएगा यहाँ पे? मध्य मार्ग की परिलक्षित करता है। तो क्या करता है? मध्य मार्ग, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, किसी प्रदेश का विभिन्न स्तरों पर सभी भौगोलिक पक्षों में किया गया अध्ययन प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्रिंसिपल डी जियोग्राफिका होमेन नामक पुस्तक किसने लिखा था? किसके द्वारा? विडाल डी ब्लास ने। किसके द्वारा? विडाल डी ब्लास के द्वारा। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, मानव भूगोल का कुछ देर पहले आपको बताए थे, मानव भूगोल का यहाँ पे रेटजेल आपका ऑप्शन में है बच्चों, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटजेल, ठीक ना। उसके बाद है, फ्रीडरिक रेटजेल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कुछ देर पहले बताएं, एंथ्रोजियोग्राफिका। एंथ्रोजियोग्राफिका किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार से, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, क्योंकि उसमें समझने वाले होगी, इसमें समझने वाली बातें नहीं थी, कथन था, तो क्या समझेंगे, ठीक ना। तो लाइक कर देना वीडियो को यार, और शेयर करना नहीं भूलना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।